अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। केमिस्ट्री के आज के लेसन में हम स्टडी करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन एंड थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल यील्ड। ये फेडरल, पंजाब, सिंध, केपीके और बलूचिस्तान की फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 जबकि कैम्ब्रिज के चैप्टर द मोल का टॉपिक है। इस लेसन के बाद हम किसी भी कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन को कैलकुलेट कर सकेंगे और एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के जरिए किसी भी केमिकल रिएक्शन की यील्ड भी फाइंड कर सकेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। स्टूडेंट्स, हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स की। यहाँ पे हम उनकी केमिकल फार्मूलाज देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास उनके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स की क्या परसेंटेज कंपोजिशन है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम यहाँ पर जो है वो एक्सप्रेशन ले आते हैं, यानी कि फार्मूला ले आते हैं, जिसके तहत हम ये देखेंगे, यानी कि अगर हमने एक एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन देखनी हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू, इसको यहाँ से हम इसका एक्सप्रेशन देखेंगे। ये इक्वल होता है एटॉमिक मास उस एलिमेंट का उस कंपाउंड के अंदर, ठीक है, डिवाइडेड बाय उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो ये हमारे पास आ जाता है परसेंटेज उस एलिमेंट की जो उसके अंदर मौजूद होती है किसी कंपाउंड के अंदर। अब इसको यहाँ पर देख लेते हैं, इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। जिस तरह से ये हमारे पास मौजूद है, ये क्या है, ये अमोनियम फॉस्फेट है। ठीक है, इसका नाम है अमोनियम फॉस्फेट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर लेंगे, इसके अंदर हम जो है वो चलें नाइट्रोजन, ठीक है, एन कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी परसेंटेज हमने जब कैलकुलेट करनी है, परसेंटेज ऑफ क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन कैलकुलेट कर रहे हैं, इज इक्वल टू एटॉमिक मास इसका लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसा नहीं करते, ठीक है, इस सारे को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं, मैस मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन एक है लेकिन मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है क्योंकि होल थ्राइस है। तो एन नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, तो 14 इंटू 3 जो है वो हमारे पास हो जाएगा 42, तो 42 लिख दिया। इसमें ऐड करेंगे हाइड्रोजन के 4 इंटू 3 12, ठीक है, हाइड्रोजन का क्योंकि 1 होता है तो ये हमारे पास 12 आ गए। ठीक है, यानी इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 12 हो गया, और हाइड्रोजन का 1 होता है, 12 इंटू 1 12। ठीक है, फिर आ गया फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का 31 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, मल्टीप्लाई बाय 4 64, तो ये आ गया 64। इस सारे को हम कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है, हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, ये बन जाती है 149, ठीक है, ग्राम्स पर मोल आ जाती है। ठीक है, फिलहाल हम इनके फिगर्स से देखेंगे, हम फिगर्स को ज्यादा कंसिडर करेंगे। अब आ जाते हैं हम नाइट्रोजन पे, ठीक है ना। अब नाइट्रोजन पे आ जाते हैं, तो नाइट्रोजन की हमने परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करनी है कि अमोनियम फॉस्फेट में कितनी है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, चलें अब वापस लिख देते हैं, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू का साइन एटॉमिक मास एलिमेंट का। इस एलिमेंट में एटॉमिक मास कितना है नाइट्रोजन का, 42। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ 3 है ना, इस वजह से तो हमने लिखा 42, डिवाइड करेंगे किससे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, वो कितना है 149, तो यहाँ लिखेंगे 149, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास कैलकुलेटर आ गया। ठीक है, इसको यहाँ थोड़ा साइड पे करते हैं, 42 डिवाइडेड बाय 149 इक्वल्स जो भी आई वैल्यू उसको मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो आ गया 28.18, यानी कि यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई 28.18%।
ठीक है, और ये क्या है, नाइट्रोजन है 28.18% अमोनियम फॉस्फेट में। ऐसे करते हैं, इसकी फास्फोरस भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना, साथ साथ ही। तो फास्फोरस कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलो यहाँ पी लिखा, ठीक है, इसको हम ऐसे नहीं करते, डबल अंडरलाइन कर दिया। फिर हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है, ऊपर वाले फॉर्मूला में हम वैल्यूज पुट करते चले जाएंगे। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एटॉमिक मास उस एलिमेंट का फॉस्फोरस का कितना है, 31 है, तो 31 डालेंगे यहाँ पे, पुट किया 31 डिवाइडेड बाय 149 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, इक्वल्स, अब यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी ये देख लेते हैं। कैलकुलेटर दोबारा से आया, 31 डिवाइडेड बाय 149, ठीक है, इक्वल्स, सॉरी इसको डिवाइड नहीं करेंगे, हम इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई किया किससे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 20.805, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 20.8, ठीक है। 80 मतलब 8 होता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया इस तरह से, ठीक है। ये आ गई परसेंटेज, किसकी आ गई, फॉस्फोरस की। तो हमने क्या निकाली, हमने नाइट्रोजन की और फॉस्फोरस की इसमें से परसेंटेजेस निकाल ली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ आ जाते हैं। ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड मौजूद है, ये हमारे पास जो है वो इसको यूरिया कहते हैं, ठीक है। ये यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसके अंदर से हम क्या करते हैं, इसके अंदर से सबसे पहले हम जो है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे इस पूरे कंपाउंड का। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको फॉर्मूला मैस भी कहते हैं, वो निकाल लेते हैं। उसके लिए हम देख रहे हैं एन यानी नाइट्रोजन 2 है, 14 इंटू 2 28, ऐड करेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 इंटू 2 2 हो गए, 1 इंटू 2 2 हो गए, 2 इंटू 2 प्लस 2 क्या होते हैं, 4, तो ये 4 हो गया। फिर उसके अंदर कार्बन ऐड करेंगे जो कि 12 है, फिर ऑक्सीजन ऐड करेंगे जो कि 16 है। इसका जो सम करेंगे तो वो आ गया 60 ग्राम्स पर मोल, यानी कि एक मोल यूरिया में 60 ग्राम्स मौजूद होते हैं। इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया। अब ऐसे करते हैं, इसमें से नाइट्रोजन कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने इसके अंदर नाइट्रोजन का कंटेंट जो है वो उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, फिर से लिखा, ठीक है। नाइट्रोजन कितनी है, 28 है ग्राम्स, इसके अंदर एक मोल यूरिया में मौजूद है। डिवाइड करेंगे किससे, 60 से करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू, आगे इसका रिजल्ट देख लेते हैं, क्या लिखेंगे, 28 डिवाइडेड बाय, फिर क्या चीज 60 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स 46.66। तो इसको हम लिख सकते हैं 46 पॉइंट, राउंड ऑफ करके लिखेंगे 67%, ठीक है। इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ऐसे करते हैं, यहाँ से कार्बन कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो कार्बन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कार्बन लिखा, परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन की क्या है, 12 है, 12 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये तो बगैर कैलकुलेटर की हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है 1 इंटू 12 इंटू 5 जो है वो 60 होता है, ठीक है। और 5 इंटू 20 जो होता है वो हमारे पास यहाँ पे आ गया, और हम यहाँ लिखेंगे 20%, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने कार्बन की परसेंटेज भी निकाली यूरिया में से, ठीक है। इन दो एलिमेंट्स की निकाली है। अगले एलिमेंट की तरफ आ जाते हैं अपने। ये हमारे पास अगला एलिमेंट आ गया। इसमें क्या है, इसमें हम देख लेते हैं। पहले हम इसका क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल निकाल लेंगे। नाइट्रोजन एक ही है 14, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 5, 5 इंटू 1 5, ठीक है। प्लस इसके अंदर क्या आएगा, सल्फर के 32, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन के 16, 16 इंटू 4 64, 64 आ गया। सारे को सम अप करेंगे, बन जाए 115, ठीक है, ग्राम्स पर मोल, यानी कि एक मोल हमारे पास अगर अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट होगा तो उसका हमारे पास इतना आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इसमें से ऐसे करते हैं, परसेंटेज निकाल लेते हैं। सबसे पहले किसकी, नाइट्रोजन की निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने नाइट्रोजन लिखा, इज इक्वल टू, सबसे पहले नाइट्रोजन कितनी मौजूद है 14, ठीक है। डिवाइडेड बाय करेंगे किससे, 115 से, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। ये आ गया हमारे पास कैलकुलेटर, 14 डिवाइडेड बाय 115 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स 12.17, ठीक है। तो 12.17% कितनी क्या चीज मौजूद है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट आ गए हम किस पे, ऐसा करते हैं सल्फर की निकाल लेते हैं, ठीक है। सल्फर की निकालने के लिए हम देखेंगे परसेंटेज ऑफ सल्फर इक्वल्स, ठीक है। अब यहाँ पर कितनी है 32, ये सल्फर की आगे 32 डिवाइडेड बाय 115 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स, इसको देख लेते हैं 32, ठीक है, डिवाइडेड बाय 115 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स 27.82, यहाँ पर लिखेंगे 27.82%, ठीक है। किसकी आ गई, ये हमारे पास आ गई सल्फर की परसेंटेज।
ऐसा करते हैं, इसमें से और भी निकाल लेते हैं। ऐसा करते हैं, अब हाइड्रोजन की निकाल लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन की परसेंटेज देखिए, कितना हाइड्रोजन का एलिमेंट मौजूद है इसके अंदर, परसेंटेज देखेंगे। ये हाइड्रोजन आ गया, उसके बाद हम इसकी लिखेंगे कितनी है, हाइड्रोजन कितने मौजूद है, 5। तो यहाँ हमने लिखा 5 डिवाइडेड बाय 115 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 115 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स 4.34। तो इसमें जो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो 4.34% जस्ट मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड की डिफरेंट एलिमेंट्स की, डिफरेंट मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स में, डिफरेंट कंपाउंड्स में। ये जो है फर्टिलाइजर्स भी है, यूरिया हमें पता है अच्छा फर्टिलाइजर है, ठीक है, जो खाद होती है जो कि फसलों की अच्छी नशोनुमा के लिए यूज होती है। ठीक है, इसी तरह अमोनियम फॉस्फेट भी खाद है। तो हमने परसेंटेज कंपोजिशन डिफरेंट एलिमेंट्स की फाइंड आउट की है, किसमें की है, डिफरेंट कंपाउंड्स में। स्टूडेंट्स, हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज यील्ड। हमें यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जिसमें हमें कहा गया है कि सैंड SiO2 जिसको कहते हैं, इसने एक्सेस ऑफ कार्बन के साथ रिएक्ट किया है हाई टेम्परेचर पे और सिलिकॉन कार्बाइड बना दिया है SiC, जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है। और साथ में जो है बाय प्रोडक्ट में यानी कि एक्स्ट्रा में जो चीज़ बनी है वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो ऐसा करते हैं कि देखें, जिस तरह की यील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, यानी उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये बैलेंस्ड तो नहीं है, यानी एक कार्बन है, यहाँ पे देखें 2 कार्बन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है। तो चलें ऑक्सीजन को अगर बैलेंस करूं तो यहाँ 2 लगा दूंगी, लेकिन अब कार्बन यहाँ 3 हो गए हैं, तो चलें यहाँ पर हम 3 लगा देते हैं। ठीक है, अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब इस बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर एक चीज नोट करते हैं कि देखें, अगर हम हाइपोथेटिकली में देखती हूँ, यानी कि जब मैंने इसको थ्योरेटिकली में देख रही हूँ, तो मुझे क्या पता चलता है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड या मैं कहती हूँ सैंड का 1 मोल जो है वो 3 मोल कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा हाई टेम्परेचर पे। तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, 1 मोल आ जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड का। ठीक है, और इसकी बेशक ना भी बात कर रहे हैं, लेकिन चलें 2 मोल्स जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये थ्योरेटिकल आ गई। ठीक है ना, ये थ्योरेटिकल बात हमने की है, ये हम परफॉर्म करके नहीं, ये हमें तो रिएक्शन जो हमने पेपर पे लिखा, ठीक है, इस तरह से, उससे हमें अंदाजा हो गया। फिर क्या करते हैं हम यहाँ से अब हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड के लिए अब यहाँ पर एक चीज हमें दी हुई है कि सैंड यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये 100 kg हमें जो है ना दे दी। अब यहाँ पर एक चीज देख लेते हैं, सबसे पहले तो हम केजी को ग्राम में करेंगे, क्योंकि जब हम सैंड की यानी कि SiO2 की हम जब मोलर मास निकालेंगे तो वो हमारे पास किस में होगा, वो ग्राम्स पर मोल में होगा। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको सबको जो है वो हम ग्राम्स में लेकर आएंगे अगर कहीं पे भी केजी में आ गया। तो अब देखें, अब होता क्या है कि 1 kg में क्या होता है, 1000 ग्राम्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 100 kg है, इसका मतलब क्या होगा, 100,000 ग्राम्स हो जाएंगे, यानी कि 100 लिखा और साथ में 1000 के लिए 3 जीरो लगा दिए, तो ये ग्राम्स हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, 1 लाख भी कह सकते हैं, 1 लाख ग्राम आ गए। अब क्या है कि यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे कि जब हमने रिएक्शन परफॉर्म किया है ना, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के कितने जो मोल्स हैं वो रिएक्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि अभी ये भी चीज थ्योरेटिकल ही है, क्योंकि हम जो है वो पेपर पे कर रहे हैं। ठीक है ना, हमने उसको बाकायदा इस तरह से किया नहीं है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड के लिए हम देख रहे हैं या सैंड के लिए देख रहे हैं कि कितने हमने जो है वो लिए थे, रिएक्ट करवाए थे, 100,000 ग्राम्स थे, किसके, सैंड के। और उनको डिवाइड करेंगे हम, किससे डिवाइड करेंगे, जब हम मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। मोलर मास क्या होता है, 60 है, इसका किस तरह से, सिलिकॉन के लिए 28 प्लस ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 के लिए 32 हो जाएगा, ये 32 लिखा, इनको ऐड करेंगे तो ये 60 आता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या आ गया, ये मोलर मास आ गया 60 ग्राम्स पर मोल। और इसके बाद जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाती है 166 एंड अनदर 6 एंड 0.67। ठीक है, और ये क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे, किस वजह से, क्योंकि जब हम यहाँ पर यूनिट्स की कैंसिलेशन देखें तो ग्राम ग्राम से कैंसिल, और मोल डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में, इस वजह से वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा। यहाँ पे हमारे पास इस तरह से कैलकुलेशंस आ गई। ठीक है, अभी हमने क्या कैलकुलेट किए हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के मोल्स।
अब देखें, अभी ये काम सारा का सारा क्या चल रहा है, थ्योरेटिकल चल रहा है, ठीक है ना। तो यहीं पे अब हम क्या करेंगे, हम एक चीज देख लेते हैं कि अगर मेरे पास अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 मोल जो है, 1 मोल ऑफ क्या चीज, 1 मोल ऑफ सैंड जो है, चले सैंड ही लिख देती हूँ, ये हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास सैंड है, ठीक है। तो 1 मोल जो सैंड है ये क्या कर रही है, ये प्रोड्यूस कर रही है कितना, अगर रिएक्शन से देखें तो 1 मोल ही, बैलेंस रिएक्शन से देखें तो 1 मोल सैंड जो है वो 1 मोल ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम देखें पेपर पे कैलकुलेट किया 100 kg सैंड के लिए, तो वो कितना प्रोड्यूस हुआ है वो भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर अब क्या वैल्यूज आएंगी, यहाँ पर हम लिखेंगे कि देखिए 1666, ठीक है, 1666.67 मोल्स जो हैं किसके, सैंड के, जब ये रिएक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये भी देखें। हम ये सारा कुछ क्या कर रहे हैं, ये सारा कुछ जो है वो हम हाइपोथेटिकल या थ्योरेटिकल कर रहे हैं, ठीक है ना, खुद से कर रहे हैं। ये हमने लैब में हमने 100 kg लिया जरूर था, लेकिन अभी हम इसको थ्योरेटिकली कर रहे हैं। तो देखें ये क्या आ गए, मोल्स आ गए, और ये किसके आ गए, सिलिकॉन कार्बाइड के, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमारे पास आ गए। अब ये जो मोल्स हैं ये हम देख लेते हैं कि ये जो मोल्स हमारे पास आए ना, इनसे चले हम ऐसे करते हैं कि क्या निकालेंगे, इनसे हम जो है वो ग्राम्स निकाल लेते हैं। तो एक चीज जो हमें यहाँ पर पता है, जो हम पढ़ते आए हैं कि नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल एन लिखा, नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या किसकी इक्वल होता है, ये होता है मास इन ग्राम्स, जिसके लिए मैंने एम स्मॉल लिखा, डिवाइडेड बाय मोलर मास, जो कि इसके लिए कैपिटल एम लिखा। तो यहाँ सिलिकॉन कार्बाइड का अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ, क्या चीज निकालेंगे हम, यहाँ से इसका निकालेंगे मोलर मास। तो सिलिकॉन का 28 प्लस कार्बन का 12, यहां से क्या आ जाता है 40 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसको मेंशन करेंगे। अच्छा यहाँ से किस तरह निकालेंगे, देखिए नंबर ऑफ मोल्स पता है, तो इसको मैं यहाँ ले जाऊंगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और मैस आ जाएगा, ठीक है। किस तरह से कि m हो जाएगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो यहाँ पर मैं यही करूंगी कि अब हम क्या करेंगे कि 1666.67 ये जो मोल्स थे इनको मल्टीप्लाई कर दूंगी किसके साथ, मोलर मास, यानी कि मोलर मास क्या है 40 है, ठीक है। और ये क्या होता है ग्राम्स पर मोल, ये किसका निकाल रहे हैं हम, सिलिकॉन कार्बाइड का, ठीक है। ये वाला जो है ना इसको हम लेके चल रहे हैं। इसको मैं इक्वल्स टू करूंगी, देखिए कैंसिलेशन क्या होती है, मोल्स की यूनिट की मोल के यूनिट से कैंसिलेशन हो गई, जस्ट ग्राम्स रह गया है। 40 को मल्टीप्लाई करें 1666.67 के साथ, तो आंसर क्या आता है, आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे 66.66। ये हमारे पास, सॉरी इस तरह से नहीं आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 66, ये 6 आ जाएंगे, ठीक है, 66666, यानी 5 हमारे पास 6 आ गए, ठीक है, 0.67, और ये क्या है, ये ग्राम्स में है, ठीक है। अब ऐसे करते हैं ना कि ऐसे इसको केजी में ले आते हैं, क्योंकि शुरू में हमें गिवन तो केजी में था ना, तो केजी में लाने के लिए देखिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 1000 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी 1000 से इसको डिवाइड कर दूंगी, क्योंकि हम छोटे यूनिट से बड़े में जा रहे हैं ना, तो इस वजह से हम डिवाइड करेंगे 1000 से, और किलो है इसलिए 1000 से करेंगे। तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि हम देखते हैं कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 66.66, और ये आ गया केजी में। और ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास सिलिकॉन कार्बाइड है, जो कि हमने कहा कि अगर हम 100 kg सैंड लेंगे तो हमारे पास इतना प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब परसेंटेज यील्ड, अब हम आएंगे परसेंटेज यील्ड पे। तो परसेंटेज यील्ड क्या चीज होती है, परसेंटेज यील्ड के लिए फॉर्मूला होता है कि हम कहते हैं जो हमारे पास एक्चुअल यील्ड होती है, सॉरी गलत लिख दिया, एक्चुअल यील्ड, ठीक है, एक्चुअल यील्ड के लिए मैं चले YIELD यील्ड, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करते हैं थ्योरेटिकल, जिस तरह से हमने ऊपर फाइंड आउट की है उसको थ्योरेटिकल कहेंगे, क्योंकि हमने जस्ट पेपर पे सॉल्व की है, ठीक है, थ्योरेटिकल यील्ड खुद कैलकुलेट की है, ठीक है, इनटू 100। अब देखिए फर्क सिर्फ इतना है कि जितनी मैंने लैब में परफॉर्म करने के लिए या इंडस्ट्री में परफॉर्म करने के लिए जो 100 kg लिए थे, उनसे मैंने फिर पेपर पे सॉल्व किया तो मेरे पास ये वाली पार्ट आया, ठीक है। तो इसको मैं क्या कह दूंगी, थ्योरेटिकल यील्ड, TH लिख रही हूँ थ्योरेटिकल के लिए, Y लिख रही हूँ यील्ड के लिए, ठीक है। लेकिन जब एक्चुअली जो मेरे पास बनी थी लैब में या इंडस्ट्री में, तो वो मेरे पास 51.4 kg आई थी, मैंने उसको वजन किया था, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास, ये एक्चुअली आई है, इसके लिए एक्चुअल यील्ड HCTA लिख के और हमने Y लिख दिया यील्ड के लिए, ठीक है। तो 51.4 kg है जो कि मेरे पास जो है वो क्या आ गई है, जो मेरे पास एक्चुअल है। तो यहाँ पर मैं क्या मेंशन करूंगी, मैं यहाँ पे लिखूंगी 51.4, ठीक है, डिवाइड करेंगे थ्योरेटिकल क्या आई है, अभी हमारे पास आई है 66.66, ठीक है।
अब मल्टीप्लाई किससे कर दूंगी, 100 से, ठीक है। इसमें ये हमने वैल्यूज डाल दी हैं। परसेंटेज क्या है, यील्ड के लिए है, वाई लिख रही हूँ यील्ड के लिए, ये चले चले यहाँ पर तो हम पूरा ही लिख देते हैं यील्ड, ठीक है। और यहाँ से इसको जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आती है, हम वैल्यू लिखेंगे, ये आ जाती है 77.1%। मेरे पास क्या चीज आ गई, ये परसेंटेज यील्ड